मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, वे लोग बारी बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वह देखकर मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। मेरी माँ भी, मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। मेरे घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि मेरे 4 भाभियाँ आएंगी। लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे चारों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि मैं घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 3 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, मैं इस सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखते कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोग के साथ मैं भी वहाँ गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की ही शादी है, फिर दूल्हे 3 कैसे हो सकते हैं। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब मैंने माँ को घर का सारा काम करके खाली बैठे देखी तो पूछ ली, आखिर यह क्या है। एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यह एक प्रथा है जिससे जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। माँ से पूछ, इतने सारे लड़के को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा, बेटा, अब जैसे भी हो ये सब तो करना पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसके कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करने के लिए कि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उन सब के बाद मैं उनको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े लोग चाहते थे। आखिर दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि ब्यूटी की शादी तय हो गई। अच्छा खानदान है, लड़का 5 भाई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी
क्योंकि लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है। किसी को मैंने कई प्रयास किया कि किसी भी तरह ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी तो यह सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी। मैंने शुरू से ही किसी एक का सपना देखा था, ना कि 5 का। अपने अपने काम में लग चुके थे, तैयार हो रहे थे, तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में मुझे भी तैयार किया जा रहा था। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे ज़्यादा सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिखाई दे रही थी। सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि कैसे होगा सब। मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों ने बाहर आकर कहा कि बारात आ गई। बाजे के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरी दिल की धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के कारण आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 5 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया। बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 5 भाइयों के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई और मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, अब उन 5 के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना। उनकी सेवा में कभी कोई कमी मत रखना। सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी यह सब बातें हमें अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं इस प्रथा के जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों के साथ मिलकर ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुँचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतना सब सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। बहुत लोग भी आए हुए थे। सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ़ों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी और फूलों से सजी और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए और मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए।
दर्द से कहर रही थी, फिर भी हमने अपने आप को संभाली और अपने कपड़े को सही किया। फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसे ऐसे करते मेरे पांचों पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। फिर सुबह उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया। दर्द के कारण मुझे से ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता। रात भर वो लोग एक मशीन की तरह मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देते। मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मायके ले जाया गया। आज मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उसने मुझे दिलासा दिलाया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली गई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास से बोला कि मेरी ब्यूटी बहुत कमज़ोर हो गई है, 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। मेरी सास ने मेरे 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति ही एक रात को मेरे साथ रह सकता है और इसी तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ रहने की बारी आती है। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि रोज़ाना अब मुझे सिर्फ एक ही पति से संबंध बनाना था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति सबसे अलग थे। वह मुझे समझते थे और मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ों को समझते थे। काफ़ी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो वह मेरा ख्याल रखते। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के सपने ही देखने लगते थे। अब मेरे सबसे छोटे पति को बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि उनका बड़ा भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक भी न चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई विवेक को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, इस तरह से प्यार न करती हो। कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने मुझे गुस्से से पीटना शुरू कर दिया और गलत व्यवहार किया मेरे साथ कि मैं दर्द से कहरती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं की। इस तरह से मेरे बाकी पतियों का मेरे विवेक के साथ प्यार बिल्कुल नहीं भाता। मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगते। विवेक को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें विवेक छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई और कम से कम मैं 2 दिन इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात विवेक की बारी थी मेरे कमरे में आने की।
रात होते ही विवेक मेरे कमरे में आया। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी विवेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे आराम से बैठाया। तभी विवेक कहने लगा कि देखो ब्यूटी, मुझे तुम्हारी यह तकलीफ़ देखी नहीं जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं। सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा था और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से अलग कर दिया। तभी विवेक ने कहा कि मैं कल तुम्हें अब तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हम वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। विवेक के इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे अंदर एक ऐसी उम्मीद जागी कि अब मुझे इस ऐसे अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैंने अपने कपड़े डालकर विवेक के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। तभी विवेक के दोस्त की दुर्घटना घटी तो विवेक को वहाँ जाना पड़ा मुझे। तभी विवेक ने मुझे मेरे मायके जाने वाले बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। तभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हो रहा था। मेरे पास मेरे पिताजी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आज आपने ब्यूटी को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ब्यूटी को सुबह ही बस में बैठा दिया था। विवेक के आने के बाद मेरे ससुर ने विवेक से कहा कि ब्यूटी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था? कभी विवेक ने कहा, नहीं, मैं तो उसी बस में अच्छी तरह से बैठा दिया था। विवेक बहुत घबराया कि आखिर ब्यूटी गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए। कई दिन हो गया था लेकिन मेरे बारे में अभी कोई खबर नहीं आई थी। ज़्यादा विवेक दुखी था। आखिर मैं कहाँ गई? 2 दिन बाद वह मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाली थी, लेकिन उससे पहले यह घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची। मैं जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस छानबीन कर रही थी। तभी ब्यूटी की बॉडी सड़क के दूसरे किनारे पर पड़ी मिली, जिसकी वजह से ब्यूटी की पूरी बॉडी पत्थर से कुचली हुई थी। लोगों ने ब्यूटी के बॉडी पर उसके कपड़े और उसके हाथ पर बने टैटू से पहचान कर ली और अंतिम संस्कार कर दिया। सवाल था कि आखिर ब्यूटी को मारा किसने? जब वह गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे, पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूट का मार देने का इरादा समझ लिया। कई दिन तक पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भूल चुके थे, लेकिन ब्यूटी को भुलाना विवेक के लिए मुश्किल था। ब्यूटी के याद में दिन रात सोचता रहता। एक दिन विवेक अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसने खटखट की आवाज़ सुनी।
तो विवेक अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया। उसे आवाज़ आ रही थी और उसने देखा कि ब्यूटी के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उसने जमीन से कुछ लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें कुछ गहने निकाले। वो वही गहने थे जो घर से ब्यूटी पहन कर गई थी। विवेक को सारा माजरा समझ में आ गया था। विवेक ने दूसरे दिन पुलिस को बुलाया और सारी बातें कह डाली। ब्यूटी के ससुर विवेक को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस का खौफ उनसे सब कुछ उगलवा डाला। कहा कि मैं विवेक और ब्यूटी की सारी बातें सुन ली थी और यह लोग 2 दिन बाद भाग जाने वाले थे। मेरे चारों बेटों का क्या होगा और मेरी बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी। मैं ब्यूटी का पीछा करने लगा और मैं अपने गुंडे और कुछ आदमियों से मरवा दिया ताकि वह विवेक के साथ भाग न जाए। मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूट का मामला लगे और मैं बच जाऊं। ब्यूटी के ससुर को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। विवेक के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि यह कैसी प्रथा है जिसकी लड़कियों को इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है और वह आगे खुलकर जीना चाहें तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। अपनी पूरी जिंदगी ब्यूटी के याद में समर्पित कर चुका था। यह कहानी है, इसका आपकी ज़िंदगी में होने वाला कोई भी किसी भी चीज़ का संबंध नहीं रखता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।